दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा तो मैं करता ही रहूँगा कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बार बार ये चीज़ें हम बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो आशा तो कर ही सकता हूँ कि हाँ, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से एचएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये कन्फर्म बात है। और यदि मेहनत नहीं करते तो भाई साहब दिक्कत है। पता नहीं सफलता कर किस किस के कदम चूमने पड़ जाते हैं यदि मेहनत नहीं करेंगे तो आप मेहनत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप ये ना सोचे कि इस भर्ती के अंदर कितनी पोस्ट है, लड़कियों की कितना है, कास्ट वाइज कितना है, पुरुषों की कितना है, कास्ट वाइज कितना है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। आप बस निरंतर पढ़ते रहें। आप यदि लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए जबरदस्त हरियाणा जी की सीरीज हमने शुरू की हुई है। और आज प्रीवियस ईयर एग्जाम सेट का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रणदीप हुड्डा का आपने नाम सुना होगा। रणदीप हुड्डा जिसकी पहली फिल्म जो थी मानसून वेडिंग थी 2002 के अंदर। रणदीप हुड्डा का संबंध किस क्षेत्र से है तो आप बताएंगे अभिनय से रणदीप हुड्डा का संबंध है। रणदीप हुड्डा कहाँ के रहने वाले हैं तो आप बताएंगे रोहतक के कौन से गांव से है तो आप बताएंगे जसिया गांव रोहतक से है। रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री कौन सी फिल्म से की थी तो आप बताएंगे मानसून वेडिंग मूवी थी, उससे रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री की थी। ये मूवी कब आई थी तो आप बताएंगे 2002 के अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मानसून वेडिंग 2002 के अंदर आई थी। 2002 का एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, ये क्या है वो देखें आप। एनआईटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कुरुक्षेत्र कब बना था 2002 में। हरियाणा के अंदर देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुई थी 2002 में। और याद रखिएगा रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री मानसून वेडिंग फिल्म से कब की थी तो आप बता देना 2002 में। रणदीप हुड्डा का गाना आपने सुना होगा, रणदीप हुड्डा और फाजिल पुरिया का गाना आपने सुना होगा, तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़, है ना। इस प्रकार से ये रणदीप हुड्डा वगैरह था, कोई बात नहीं, आपने सुना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना होता है। हरियाणा के अंदर जो शीत ऋतु होती है, उस शीत ऋतु के अंदर औसत तापमान कितना होता है तो आप बताएंगे 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में शीत ऋतु में औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर का जिक्र करें तो 12 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान, हरियाणा के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर औसत तापमान कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ग्रीष्म ऋतु के अंदर औसत तापमान की जिक्र करें तो 35 डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु के अंदर हरियाणा में एवरेज टेम्परेचर देखे, औसत तापमान देखे तो 12 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से होते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्म महीने, अब ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो तापमान होता है 35 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा में औसत तापमान है। हरियाणा में सबसे गर्म महीने कौन से होते हैं, मई और जून। मई व जून ये हरियाणा के अंदर सबसे गर्म महीने हैं। हरियाणा के अंदर सबसे गर्म महीने कौन से होते हैं, मई और जून सबसे गर्म महीने होते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। हरियाणा जो साहित्य अकादमी है जिसकी मुख्य पत्रिका हरिगंधा है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है। उस हरिगंधा पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो कहां से होता है, हरियाणा साहित्य अकादमी से। लेकिन हरियाणा साहित्य अकादमी का हेड ऑफिस कहां है, मुख्यालय कहां है तो आप बताएंगे हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है। चंडीगढ़ जिसकी नींव 1952 में रखी गई थी। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की नींव भी 1952 में रखी गई थी। और आपने नाम सुना होगा जगाधरी का। जगाधरी जो यमुनानगर का एक शहर है जहां पर बर्तन वगैरह बनते हैं, पीतल के बर्तन वगैरह बनते हैं। पीतल के बर्तन तो रेवाड़ी के अंदर बनते, बर्तन नगरी के नाम से जगाधरी को जानते हैं और पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को। पीतल के बर्तन रेवाड़ी में बनते हैं भाई, ये याद रखें। पीतल के बर्तन रेवाड़ी में बनते हैं तो पीतल नगरी रेवाड़ी को कहते हैं। बर्तन नगरी किसको कहते हैं, जगाधरी को कहते हैं। मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं तो आप बताएंगे फिजीलपुर से। और फिजीलपुर कहां है, सोनीपत में। और सोनीपत जिसको सोने का शहर भी कहते हैं। लेकिन हरियाणा में सोना खनिज सबसे ज्यादा कहां मिलता है तो आप बताएंगे नारायणगढ़ में। और नारायणगढ़ कहां है तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। और अंबाला कब बना था, 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कहां होता है तो आप बताएंगे अंबाला के
के अंदर होता है। लेकिन आप याद रखिएगा, हरियाणा जो साहित्य अकादमी है, उस साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ जिसकी नींव रखी गई थी 1952 के अंदर रखी गई थी। चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है, तो आप बता देना साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है चंडीगढ़। जिसकी नींव कौन से देश के व्यक्ति ने, सॉरी, चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? चंडीगढ़ के डिजाइनर का जिक्र करें तो चंडीगढ़ का डिजाइनर ली कॉर्बूजियर था। चंडीगढ़ का डिजाइनर ली कॉर्बूजियर था, जो फ्रांस देश का निवासी था। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के ऊपर स्थित है, तो यह चीज भी आपने याद रखना है। अब चंडीगढ़ का डिजाइन यदि ली कॉर्बूजियर ने तैयार किया, चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? ली कॉर्बूजियर। चंडीगढ़ का डिजाइनर यदि ली कॉर्बूजियर था, तो हरियाणा विधानसभा का भवन कहां है? चंडीगढ़ में। तो हरियाणा विधानसभा भवन के डिजाइनर कौन हुए? ली कॉर्बूजियर। हरियाणा हाईकोर्ट का भवन कहां है? चंडीगढ़ में। तो हरियाणा हाईकोर्ट भवन के डिजाइनर कौन हुए? तो आप बताएंगे ली कॉर्बूजियर। हरियाणा हाईकोर्ट भवन के डिजाइनर ली कॉर्बूजियर, हरियाणा विधानसभा भवन के डिजाइनर ली कॉर्बूजियर, और चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन है? तो आप बताएंगे ली कॉर्बूजियर है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। बहुत अच्छे। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का कहां आयोजित किया गया था? तो आप बताएंगे गुरुग्राम में, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम के अंदर। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के रूप में किसकी प्रस्तुति है? पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की है? गुरु रूप में, सॉरी, पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की है? यही है ना, किसकी प्रस्तुति की है? तो पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मान सिंह था भाई। पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु के रूप में किसकी प्रस्तुति की है, या पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? तो आप याद रखिएगा, मान सिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु के रूप में किसकी प्रस्तुति की है? तो आप बताएंगे प्यारे साथी, सभी क्रांतिकारी स्टूडेंट बताएंगे मान सिंह। याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु के नाम था, गुरु का नाम क्या है? मान सिंह। बाजे भगत का गुरु का नाम क्या है? तो आप बताएंगे हरदेव। धनपत सिंह के गुरु का नाम क्या है? तो जमुआ पीर। और चंदगी राम के गुरु का नाम क्या है? तो धनपत सिंह। और धर्मवीर के गुरु का नाम क्या है? तो आप बताएंगे चंदगी राम। एक बार फिर से देख लीजिए, एक तरफ आप डालेंगे प्रमुख सांगी, दूसरी तरफ उनके गुरु लिखेंगे। सांगी पंडित लक्ष्मीचंद जिनके गुरु का नाम मान सिंह, सांगी बाजे भगत जिसके गुरु का नाम हरदेवा, सांगी धनपत सिंह जिनके गुरु का नाम जमुआ पीर, सांगी चंदगी राम जिसके गुरु का नाम धनपत सिंह, और सांगी धर्मवीर जिनके नाम चंदगी राम, जिसका नाम क्या है? चंदगी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? देखे भाई एक बार, तो ये क्वेश्चन सभी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जहर तरीके से समझ में आ रहा होगा, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सभी क्वेश्चन यदि समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इस वीडियो को फैलाएं भाई। यह है टांगरी नदी, जो टांगरी नदी है, ये टांगरी नदी जिसका उद्गम स्थल कौन सा, कहां से निकलती है? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स से निकलती है। टांगरी नदी मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है भैया, ये चीजें याद रखिएगा। टांगरी जो नदी है, ये टांगरी नदी मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है, छोटी नदी है। और ये टांगरी नदी किसकी सहायक है? तो आप बताएंगे मारकंडा की सहायक है। मारकंडा किसकी सहायक है? तो आप बताएंगे सरस्वती की सहायक है। तो ये याद रखिएगा, मारकंडा जिसका पुराना नाम अरुणा है। मारकंडा जिस नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा। सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र नदी बताई जाती है, सरस्वती नदी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना कौन सी नदी के किनारे बैठकर की थी? सरस्वती नदी के किनारे बैठकर की थी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि टांगरी नदी कहां से निकलती है? टांगरी नदी मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है। ये टांगरी नदी छोटी नदी है जो मारकंडा नदी के अंदर मिल जाती है। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला से बहती हुई कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के पास में ये सरस्वती नदी के अंदर मिल जाती है। कुरुक्षेत्र का जो शाहबाद है, कुरुक्षेत्र का जो शाहबाद है वो मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान, मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है, मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जानते हैं? बैट के नाम से। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट के नाम से जाना जाता है। अब आपने याद कैसे रखना है? मारकंडा, मारकंडा मतलब मारते किससे हैं? बैट से। तो मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट के नाम से जाना जाता है। और सेकंड क्वेश्चन बनेगा, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जाना जाता है? नैली।
घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसको नैली के नाम से जानते हैं, और मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसे बैट के नाम से। हरियाणा के अंदर विशेष रूप से 2 ही नदियां बाढ़ का मैदान बनाती है। यदि एक आपको याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मारते किससे? बैट से। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली के नाम से जाना जाता है। मोरनी हिल्स से निकलती है टांगरे नदी। मोरनी हिल्स जिनकी एवरेज हाइट का जिक्र करें तो 1220 मीटर जिनकी एवरेज हाइट है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो हरड़ की जो फसल होती है वो मोरनी हिल्स के ऊपर होती है। मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच, मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच सारा पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां पर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा मई 2017 के अंदर शुरू की गई थी, जिसका नाम था आरोग्यम। आरोग्यम मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा चलती है मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत, महारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध किस विभाग से? पहले सॉरी ये है, महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 के अंदर हुई थी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि महारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध किस विभाग से है? तो महारा गांव जगमग गांव मतलब महारो गांव, जगमग, जगमग गांव मतलब जगमग, दिन में तो सूर्य के प्रकाश से जगमग ही रहता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है तब भी जगमग रहे। तो जगमग रहने के लिए हमें रोशनी की जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो ये कौन से विभाग का कार्य है, कौन से विभाग की योजना है? तो विद्युत प्रसारण विभाग की। महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हरियाणा के अंदर 1 जुलाई 2015 के अंदर चली थी, जिसमें 24 घंटे गांवों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। और ये योजना ये किस विभाग ने चलाई है? तो आप बताएंगे विद्युत प्रसारण विभाग ने चलाई है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? तो 18 दिन। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत जो महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर लिखी थी, जो हरियाणा की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र नदी है। लेकिन महाभारत जो है, इस महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो आप बताएंगे जय संहिता इसका मूल नाम है। गुड़ियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? गुड़ियानी से जो ख्याल गायक हुआ करते थे उसका नाम था कल्लन खा। कल्लन खा, कल्लन खा। ये कल्लन खा जो कहां से हुआ करते थे? गुड़ियानी रेवाड़ी से ये कल्लन खा हुआ करते थे जो ख्याल गायक थे। कल्लन खा ख्याल गायक जिनका संबंध कहां से? गुड़ियानी रेवाड़ी से। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गुड़ियानी रेवाड़ी से कौन से ख्याल गायक थे? तो आप बताएंगे कल्लन खा ख्याल गायक थे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, मजा आएगा। तोशाम के अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता को समर्पित? अरे भाई मजेदार क्वेश्चन है। तोशाम के जो अति प्राचीन, पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि तोशाम कहां है? तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर। लेकिन तोशाम के जो प्राचीन मंदिर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि तोशाम के अति प्राचीन जो हिंदू मंदिर है वो कौन से देवता को समर्पित है? तो तोशाम के अति प्राचीन हिंदू मंदिर विष्णु देवता को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन भगवान विष्णु का स्थायी निवास सन्निहित सरोवर को कहते हैं। सन्निहित सरोवर जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो आप बताएंगे सोनीपत से मिली है। कहां से मिली है? तो आप बता देना सोनीपत से मिली है। तो ये चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तो आप याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो आप बताएंगे मोहनबाड़ी से मिली है। मोहनबाड़ी रोहतक से मिली है। और चौथा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि गुरु जंबेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार, गुरु जंबेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार कौन सा संप्रदाय मानता है? तो बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई समुदाय का संबंध विशेष रूप से हिसार से है। तो बिश्नोई मंदिर भी कहां पड़ता है? हिसार में। जिसमें आपने नाम सुना होगा कुलदीप बिश्नोई, जो भजनलाल के पुत्र हैं, चौधरी भजनलाल, जिनकी डेथ 2011 के अंदर हुई थी और जिनका जन्म 1930 के अंदर हुआ था, जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने एक हज का पार्टी बनाई थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस 2007 के अंदर। लेकिन देश का पहला मोबाइल कोर्ट भी 2007 के अंदर मेवात में ही खोला गया था। देश का पहला मोबाइल कोर्ट जिसे हम चल न्यायालय के नाम से जानते हैं, देश का पहला मोबाइल कोर्ट जिसे हम चल न्यायालय के नाम से जानते हैं, वो कहां है? तो आप बताएंगे मेवात में। कहां है भैया? मेवात के अंदर। क्या? देश का पहला मोबाइल कोर्ट मेवात, जिसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नुहू के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे। हरियाणा में गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है?
ये क्वेश्चन भी एक दो बार रिपीट हुआ है एचएसएससी के एग्जाम में। हरियाणा के अंदर जो गांवों के अंदर अमावस्या की छुट्टी की जाती थी, अब तो शायद बैल वगैरह भी नहीं बचे, पहले होते थे। हरियाणा के अंदर अमावस की छुट्टी का मतलब बैलों की छुट्टी से है। बैल वगैरह जो किसान वगैरह पहले जोतते थे बैलों से खेतों को, उनकी छुट्टी से विशेष रूप से हुआ करता था कि अमावस्या को छुट्टी करेंगे जिसमें बैलों की छुट्टी होगी, वरना पूरे मंथ चलता रहता था। तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मेवात में। देखिए सोहना तावड़ू बोला जाता, अक्सर सोहना तावड़ू बोला जाता है, लेकिन सोहना तो जो पड़ता है वो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। सोहना के अंदर एक पुरानी कारों की रैली होती है और उस रैली की शुरुआत कब हुई थी? 1964 के अंदर। लेकिन जो तावड़ू नगर है वो तावड़ू नगर मेवात नूह के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। यमुनानगर के गांव मुगलावली से किस नदी के पानी के चैनल मिले हैं? यमुनानगर का जो गांव मुगलावली है, उस मुगलावली गांव से कौन सी नदी के पानी के चैनल मिले हैं? तो आप बताएंगे सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे आदि बद्री से। और आदि बद्री कहां पड़ता है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। और आदि बद्री का मेला भी कहां लगता है? यमुनानगर में। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है हरियाणा में आदि बद्री नामक स्थान से। सरस्वती नदी के पानी के चैनल कौन से गांव से मिले हैं? मुगलावली गांव से मिले हैं। मुगलावली गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार के ऊपर किया गया था? महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार के ऊपर किया गया था? तो आप बताएंगे रक्षाबंधन। 2015 के अंदर जो रक्षाबंधन आया था, 2015 के अंदर 29 अगस्त को रक्षाबंधन था और उसी 29 अगस्त 2015 से महिला थानों की शुरुआत की गई थी पंचकुला से। तो ये याद रखिएगा, महिला थानों की शुरुआत कौन से त्योहार के ऊपर की गई थी? रक्षाबंधन से की गई थी। और कहां से की गई थी? पंचकुला से। और कब की गई थी? 29 अगस्त 2015 से की गई थी। बहुत अच्छे। कपिल मुनि का संबंध किस स्थान से है? ये पूछ रहा है आपसे। कपिल जो मुनि है, कपिल मुनि ऋषि है, इनका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे कलायत कैथल से। कपिल मुनि का संबंध कलायत कैथल से है। लेकिन कलायत कैथल का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है? मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे कलायत कैथल से मंडार राजपूतों का संबंध है। याद रखिएगा, कलायत कैथल से ही मंडार राजपूतों का संबंध है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। योग व आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव। योग व आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव है, जिनका जन्म 1965 में सैद अलीपुर महेंद्रगढ़ में हुआ था। कल्पना चावला जिसका जन्म 1961 में हुआ, बाबा रामदेव को 1965 में। कहने का मतलब कल्पना चावला से 4 साल छोटे हुए। कौन? बाबा रामदेव। देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र किस स्थान पर खोला गया? देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहां खोला गया? तो आप बताएंगे हसनपुर, सोनीपत के अंदर। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहां खोला गया? हसनपुर। और हसनपुर कहां है? सोनीपत में। लेकिन किस नाम से खोला गया? तो आप बताएंगे नंदघर के नाम से। किस नाम से खोला गया? नंदघर के नाम से खोला गया था। चीनी यात्री हिणसांग का हरियाणा में निवास कब से कब रहा? चीनी यात्री हिणसांग जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, वो चीनी यात्री हिणसांग जिसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम सी यू की था। और उस पुस्तक के अंदर हरियाणा के थानेसर नगर का वर्णन मिलता है। उस पुस्तक के अंदर हरियाणा के थानेसर नगर का वर्णन मिलता है। वो चीनी यात्री हिणसांग जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, वो चीनी यात्री हिणसांग जो हरियाणा में कब से कब रहा था? तो आप बताएंगे 634 से लेकर 644 तक हरियाणा में रहा था। 634 से लेकर 644 तक। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब फिलहाल कितनी राशि दी जाती है? तो आप बताएंगे 6 करोड़ रुपए। ओलंपिक खेलों के अंदर जो स्वर्ण पदक विजेता है, इसको वर्तमान में 6 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। पहले ये धनराशि 5 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। ओलंपिक खेलों में कोई रजत पदक जीतकर आता है,
तो उसको पहले तो 3 करोड़ रुपए मिलते थे, अब ये धनराशि 4 करोड़ की हो गई। ओलंपिक खेलों में कोई खिलाड़ी यदि कांस्य पदक जीतकर आता है, कांस्य पदक जीतकर आता है तो पहले ये धनराशि 2 करोड़ की दी जाती थी, अब ये धनराशि 2.5 करोड़ की हो गई। ओलंपिक खेलों के अंदर कोई भी प्रतिभागी खिलाड़ी है वो उसको पास कर लेता है, ओलंपिक खेल खेलने जाता है, वो जीतता नहीं है वहां पर, तो उसको भी धनराशि दी जाएगी। पहले 10 लाख और अब 15 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान है। यदि एशियन गेम होते हैं और एशियन गेम में कोई भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो पहले उसको 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती थी। वर्तमान में एशियन गेम में कोई भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा तो उसको 3 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। पहले एशियन गेम में कोई रजत पदक जीतकर आता था पहले तो उसको 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती थी, और एशियन गेम में कोई वर्तमान में रजत पदक जीतकर आता है तो उसको 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि से नवाजा जाएगा। एशियन गेम में कोई पहले कांस्य पदक जीतकर आता था तो उसको 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, और एशियन गेम में कोई आज कांस्य पदक जीतकर आता है तो उसको 75 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। लेकिन जो एशियन गेम में पार्टिसिपेट करते हैं प्रतिभागी जो खिलाड़ी होते हैं उनको पहले धनराशि दी जाती थी 5 लाख और अब धनराशि दी जाती है 7.5 लाख। मतलब कहने का मतलब जैसे गेम्स वगैरह होते हैं उनसे पहले सभी देशों के अंदर ट्रायल चलता है कि इस खिलाड़ी को हम भेजें या नहीं भेजें, उसका टेस्ट होता है। यदि वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है ओलंपिक वगैरह में जाने के लिए, एशियन गेम्स में जाने के लिए पास हो जाता है तो उसको धनराशि दे दी जाती है। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ खेल में यदि कोई खिलाड़ी पहले स्वर्ण पदक जीत कर आता था तो उसको 1 करोड़ रुपए की धनराशि मिलती थी, लेकिन कॉमनवेल्थ खेल में यदि कोई वर्तमान में स्वर्ण पदक जीत कर आएगा कोई खिलाड़ी तो 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। कॉमनवेल्थ खेल में यदि कोई पहले खिलाड़ी रजत पदक जीतकर आता था तो 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, और अब यह धनराशि 75 लाख कर दी गई। कॉमनवेल्थ खेल में कोई खिलाड़ी यदि कांस्य पदक जीतकर आता था तो उसको 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, अब यह धनराशि 50 लाख कर दी गई। और कॉमनवेल्थ खेल में जो पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी होते हैं, प्रतिभागी खिलाड़ी होते हैं, उनको 5 लाख रुपए की धनराशि पहले दी जाती थी और अब यह धनराशि 7.5 लाख रुपए कर दी गई। तो साथियों, ये जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप कास्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। कास्ट क्लासेस के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, कास्ट क्लासेस के ग्रुप से भी जुड़ जाइए। लगातार आप अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ में बनाकर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाए। तो आप शेयर जरूर करना, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करना। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा।